हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों रखता है? क्योंकि डे टू डे की प्रोग्रामिंग में जो अभी तक हमारा एक्सपीरियंस है, हमने थ्रू आउट द लैंग्वेज स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन पे काम किया है। चाहे हमने इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, इसके अलावा अरेज, स्ट्रिंग, स्ट्रक्चर, यूनियन, सारे डेटा टाइप यूज़ किए हमने। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमने अभी तक समझा था कि मेमोरी को अभी तक की सारी प्रोग्रामिंग में, सारे एक्सपीरियंस में हमने स्टैटिक तरीके से क्रिएट करा, सारे स्टैटिक वेरिएबल यूज़ करें। तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या हो गया कि फिक्स्ड मेमोरी साइज। प्रोग्राम कंपाइल होते समय स्टैटिक मेमोरी एरिया डिसाइड हो जाता है। डिसाइड हो जाता है इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ही जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे तो चूंकि मेमोरी एरिया डिसाइडेड है, तो वो मेमोरी मॉडिफाई नहीं हो सकती। ना तो मेमोरी को मैं एक्सपांड कर पाता हूँ, ना उसको रिड्यूस कर पाता हूँ। आपने अरे का एग्जाम्पल, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है अरे के साथ में। अगर मैंने 10 एलिमेंट का, 10 इंटीजर का एक अरे क्रिएट किया, स्टेटिकली हमने रिजर्व कर दी मेमोरी, प्लान कर ली। अब आपने 10 एलिमेंट का जब अरे क्रिएट करा है, तो ना तो उसकी मेमोरी बढ़ेगी, मतलब मैं 10 से ज़्यादा एलिमेंट स्टोर नहीं कर पाऊँगा। और अगर मैंने सपोज 5 ही एलिमेंट स्टोर किए, तो बची हुई 5 की मेमोरी को मैं डिस्ट्रॉय नहीं कर पाऊँगा, फ्री नहीं कर पाऊँगा। मतलब ना तो मेमोरी बढ़ा सकते हैं हम, ना घटा सकते हैं। ये लिमिटेशन होती है स्टैटिक मेमोरी वेरिएबल की, जो कि हमने सारे प्रोग्रामिंग केसेस में यूज़ किया है। अब इसको सॉर्ट आउट कैसे करते हैं? तो स्टैटिक के अगेंस्ट, हम अरे के अगेंस्ट अगर बात करें, तो एक डेटा टाइप हम लोग यूज़ करते हैं लिंक लिस्ट। सुनेंगे, हम आगे बात करेंगे उस बारे में। तो लिंक लिस्ट को मानते हैं प्योर डायनामिक वेरिएबल। प्योर डायनामिक वेरिएबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसको रन टाइम पर हम मेमोरी अलोकेट करते हैं, रन टाइम पर ही उसकी मेमोरी को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो जो वेरिएबल रन टाइम पर क्रिएट होंगे, रन टाइम पर जिनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हम, मेमोरी एरिया में कुछ चेंज कर सकते हैं, ये अपने डिमांड के हिसाब से मेमोरी क्रिएट कर सकते हैं, ये सारी सिचुएशन डायनामिक मेमोरी अलोकेशन में आती है। मतलब जो अरे की लिमिटेशन है, क्लियर, वो सॉर्ट आउट होती है कहाँ पर? लिंक लिस्ट में। अब लिंक लिस्ट एक प्योर डायनामिक वेरिएबल है। तो डायनामिक वेरिएबल हम बनाएंगे कैसे? कैसे हम अदर डायनामिक वेरिएबल्स को भी क्रिएट कर पाएंगे? मैं अरे जैसा ही वेरिएबल डायनामिकली भी क्रिएट कर सकता हूँ। मैं एक इंटीजर, फ्लोट, डबल जैसा वेरिएबल भी डायनामिकली क्रिएट कर सकता हूँ। तो जितने वेरिएबल आपने स्टैटिक तरीके से आज तक यूज़ करें, उन सभी का रेप्लिका हम डायनामिक में भी क्रिएट कर सकते हैं, बट विद द फ्रीडम। किस तरह की फ्रीडम के साथ? कि मैं उसको रन टाइम पर चेंज कर पाऊँ, अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर पाऊँ, मेमोरी कम कर पाऊँ, ज़्यादा कर पाऊँ। लिंक लिस्ट तो एक बात का विषय है, दैट इज़ प्योर डायनामिक वेरिएबल। क्योंकि जब जब नीड होगी, एक एक करके हम लोग वेरिएबल के लिए मेमोरी क्रिएट करेंगे एंड विल फॉर्म वन लिंक लिस्ट। उसको हम लोग डीएसए के साथ शुरू करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को। अभी मैं स्टैटिक डायनामिक के उस डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। जितने वेरिएबल को आपने स्टैटिकली क्रिएट करा है, और जो लिमिटेशन को आपने फील किया है, फेस किया है, कि मैं मेमोरी ना बढ़ा पा रहा हूँ ना घटा पा रहा हूँ, इसको हम सॉर्ट आउट कर पाएंगे थ्रू डायनामिक मेमोरी अलोकेशन। सी लैंग्वेज में डायनामिक मेमोरी अलोकेशन या डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट, ये 3-4 फंक्शन के थ्रू होता है। 3 फंक्शन मेमोरी क्रिएशन से रिलेटेड है, एक मेमोरी को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज होता है। सी प्लस प्लस में हम आगे पढ़ेंगे न्यू और डिलीट कीवर्ड। तो उसमें दो ही तरीके होंगे, सिर्फ न्यू और डिलीट। प्रैक्टिकली यहाँ पर भी हम लोग सारा काम मेलॉक और फ्री के साथ भी कर सकते हैं। फिर भी 4 फंक्शन सी ने हमको प्रोवाइड किए हैं, दैट इज मेलॉक, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर मेमोरी अलोकेशन, केलॉक, दिस इज कंटीजियस अलोकेशन, और ये री अलोकेशन है। फिर से मेमोरी मॉडिफाई करके आपको उसी सेम प्रोग्राम में री यूटिलाइज करना हो, सेम स्पेस को बढ़ाना, घटा नहीं सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। प्रैक्टिकली हम लोग यहाँ पर घटाने में डेटा लॉस होने की पॉसिबिलिटी है। फ्री फंक्शन है डायनामिकली जो मेमोरी हमने क्रिएट करी है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए।
तो दोस्तों ये 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो सी लैंग्वेज में डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं। क्लियर, ये बात तो हमको क्लियर हो गई कि डायनामिक क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, क्या फ़ायदे नुकसान है। अभी हम बात करेंगे दो फंक्शन की, मेलॉक और फ्री। फिर नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे केलॉक और रीअलॉक की, ताकि बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरिटी के साथ आप समझ पाओ इनका यूज़ क्या है। अब चूंकि वेरिएबल डायनामिकली क्रिएट होंगे, तो जो वेरिएबल डायनामिकली क्रिएट होते हैं उनको हैंडल करने के लिए हमने एक टर्म पढ़ी है, पॉइंटर। आपको याद होगा पॉइंटर के बारे में हमने पढ़ा था, दे आर पॉइंटर इज द एड्रेस वेरिएबल। तो जब मैं रन टाइम पर कोई मेमोरी एरिया क्रिएट करूंगा तो मेरे पास उस डायनामिक वेरिएबल का नाम तो होगा नहीं, क्योंकि मैं तो मेमोरी क्रिएट करूंगा सीधे। जब मेमोरी क्रिएट करूंगा तो उस एड्रेस को, उस मेमोरी को होल्ड कौन करेगा? तो उन कामों के लिए भी नीड पॉइंटर वेरिएबल। तो हर डायनामिक वेरिएबल को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए हम नॉर्मल वेरिएबल यूज़ नहीं करते, वी यूज़ पॉइंटर वेरिएबल। तो ये बात भी क्लियर हो जाए कि डायनामिक होते क्या हैं, किन फंक्शन के थ्रू हम डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट अचीव करते हैं। दूसरी बात, जब मैं डायनामिक मेमोरी क्रिएट करूँगा तो ऑर्डिनरी एक्स वाई ए बी सी इसको होल्ड नहीं करेंगे, वी विल यूज़ पॉइंटर्स। तो पॉइंटर टाइप का वेरिएबल हम लोग यूज़ करेंगे फॉर मैनेजिंग डायनामिक मेमोरी। क्लियर। अब देखेंगे उसके रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट टर्म होती है, पॉइंटर से जुड़ी हुई क्या इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। क्योंकि इसके पहले एक लेक्चर आपको याद होगा मैंने लिया था कि पॉइंटर, एक जेनरिक पॉइंटर करके टर्म होती है वॉइड स्टार। तो वॉइड पॉइंटर और स्पेसिफिक जो पॉइंटर हम लोग यूज़ करते हैं, पॉइंटर टू इंटीजर, पॉइंटर टू कैरेक्टर, पॉइंटर टू फ्लोट, पॉइंटर टू स्ट्रक्चर, इसको लेके मैंने एक सेपरेट लास्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था कि वॉइड पॉइंटर को, जेनरिक पॉइंटर को मैं किसी भी ऑर्डिनरी पॉइंटर में डायरेक्टली असाइन नहीं कर सकता हूँ। वी नीड स्पेसिफिक टाइप कास्टिंग। तो टाइप कास्टिंग वहाँ पर करना पड़ती है। जबकि इसको जेनरिक पॉइंटर क्यों बोलते हैं हम? किसी भी ऑर्डिनरी पॉइंटर को मैं डायरेक्टली वॉइड स्टार में असाइन कर सकता हूँ। मतलब मैं इंट स्टार, केर स्टार, फ्लोट स्टार को सीधे वॉइड स्टार में दे सकता हूँ, और वॉइड स्टार को मैं सीधे इंट, केर, फ्लोट स्टार में असाइन नहीं कर सकता हूँ। ये जनरल रूल है जो मैं लास्ट एक सेपरेट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो उसी बेस को, उसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर मेलॉक और फ्री के साथ में यूज़ करूँगा। क्लियर। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है? मेलॉक मतलब आपको एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करना है डायनामिकली, तो मेलॉक फंक्शन यूज़ करेंगे, दिस इज मेमोरी अलोकेशन। केलॉक यूज़ होता है मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए मेमोरी रिजर्व करना। मतलब डायनामिकली अगर मुझे अरे क्रिएट करना होगा तो प्रेफरेंस हमारी होना चाहिए केलॉक। हालांकि मेलॉक से भी ये काम कर सकते हैं हम, उसके सिंगल वेरिएबल में हम लोग मेमोरी मल्टीप्लाई करके भेज सकते हैं। क्लियर, उसके अकॉर्डिंग भी डिसाइड कर सकते हैं। तो दोनों से वो काम हो जाते हैं। पर मेलॉक सही मायने में यूज़ होता है सिंगल मेमोरी ब्लॉक के लिए, और इसका फुल फॉर्म ही है कंटीन्यूअस अलोकेशन। कंटीन्यूअस मतलब अरे 10 एलिमेंट का अरे बनाया, 40 बाइट की मेमोरी रिजर्व हो गई एक साथ। तो वैसे ही केलॉक भी काम करता है, बट इट विल वर्क डायनामिकली। क्लियर। तो हम जब मल्टीपल एलिमेंट्स की बात करेंगे तो केलॉक। फिर रीअलॉक क्या करेगा? उसको रिसाइज करता है। जो मेमोरी मेलॉक या केलॉक ने क्रिएट करी है उसी को रिसाइज करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? रीअलॉक फंक्शन का। तो रीअलॉक से हम नई साइज दे देते हैं, पहले 10 एलिमेंट हो, अब 15-20 एलिमेंट के लिए मेमोरी रिजर्व कर लो। क्लियर। इनको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ भी हम लोग देखेंगे। इन तीनों से जो मेमोरी क्रिएट होती है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, फ्री करने के लिए हम लोग फ्री फंक्शन यूज़ करते हैं। ये फ्री करना जरूरी क्यों है? स्टैटिक मेमोरी वेरिएबल जितने भी हमने बनाए थे, जैसे मेन प्रोग्राम या आपका फंक्शन फिनिश होता है, डिस्ट्रॉय होता है, तुरंत स्टैटिक वेरिएबल की मेमोरी ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाती है। लेकिन डायनामिक वेरिएबल के साथ में क्या होता है दोस्तों? जब मैंने मेमोरी एक्सप्लिसिट डिमांड करके ऑन डिमांड क्रिएट करी है तो फिर इस मेमोरी को ऑटोमेटिक आप रिलीज नहीं कर पाओगे। क्लियर। फिर आपको फोर्सफुली इसको रिलीज करना पड़ेगा।
तो इसलिए जो मेमोरी हमने डायनामिकली क्रिएट करी, चाहे वो मेलॉक के थ्रू, केलॉक के थ्रू क्रिएट करी हो, रीअलॉक से रिसाइज करी हो, उस मेमोरी ब्लॉक को, उन वेरिएबल्स को मैं फ्री फंक्शन के थ्रू डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात हमको क्लियर हो गई, समझ में आ गई कि मेमोरी क्रिएट करना तो मेलॉक केलॉक, डायनामिकली क्रिएटेड ब्लॉक को रिसाइज करना हो तो रीअलॉक, और अगर इन तीनों से क्रिएट करी हुई मेमोरी को फ्री करना हो तो फ्री फंक्शन। अब ये चारों फंक्शन जब भी मैं कहीं पर भी इनमें से किसी फंक्शन को यूज़ करता हूँ तो मुझे हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगी, आपको याद होना चाहिए। हम एक तो यूज़ करते हैं stdlib.h और या फिर हम लोग यूज़ करते हैं alloc.h। तो दो में से कोई भी हेडर फाइल आप यूज़ कर लो। stdlib ज़्यादा पॉपुलर है, क्लियर। पहले alloc.h भी उतनी ज़्यादा यूज़ होती थी, अभी stdlib आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है इसमें, इन चारों के अलावा भी आपको स्पेसिफिक फंक्शंस अवेलेबल होंगे यहाँ पर। तो ये ध्यान रखना है कि इन दोनों में से किसी एक हेडर फाइल को हम लोग यूज़ करेंगे इन चारों फंक्शन को यूज़ करने के लिए, अपनी प्रोग्रामिंग में यूज़ करने के लिए। तो हम शुरू करते हैं मेलॉक और फ्री के सिंटेक्स को समझना। यहाँ पर पहले हम देखते हैं मेलॉक फंक्शन क्या है। तो दोस्तों मेलॉक के साथ में क्या बात करी अभी हमने कि इट्स फुल फॉर्म इज मेमोरी एलोकेशन। जो ब्लॉक एक अनसाइंड इंटीजर वैल्यू जो मैं इसको पास करूँगा उसके अकॉर्डिंग ये आपके लिए मेमोरी एरिया रिजर्व करेगा। तो इसका सिंटेक्स होता है, पहले मैं इसका सिंटेक्स लिख रहा हूँ, void स्टार मेलॉक, और यहाँ हम पास करते हैं इसकी साइज। ये स्टैंडर्ड इसका सिंटेक्स है। अगर प्रोटोटाइप बोला जाए कि stdlib में प्रोटोटाइप में क्या लिखा हुआ है मेलॉक के, तो मेलॉक का प्रोटोटाइप पढ़ते आना चाहिए आपको। साइज अंडरस्कोर टी इज यूज्ड फॉर अनसाइंड इंटीजर, इट्स अ टाइप डेफिनेशन फॉर अनसाइंड इंटीजर। ये ध्यान रखना, साइज अंडरस्कोर टी किससे लिखा हुआ है, टाइप डेफ आपने पढ़ा है हमारी क्लासेस में। यहाँ पर टाइप डेफिनेशन, इट्स अ न्यू नेम टू द अनसाइंड इंटीजर। तो पूरा अनसाइंड इंटीजर सब जगह यूज़ नहीं करना पड़े, इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं साइज अंडरस्कोर टी। ये डिपेंड करता है कि 32 बिट कंपाइलर में आप काम कर रहे हो कि 64 बिट में कर रहे हो, उसके हिसाब से ये साइज अंडरस्कोर टी की वैल्यू होगी। 32 बिट होगा तो नॉर्मल अनसाइंड इंटीजर के साथ में काम कर सकते हैं, 64 होगा तो लॉन्ग लॉन्ग का कंसेप्ट आ जाएगा यहाँ पर। तो ऑटोमेटिकली अनसाइंड में इसकी लेंथ लॉन्ग लॉन्ग के हिसाब से चेंज होगी या फिर नॉर्मल अनसाइंड इंटीजर के हिसाब से चेंज होगी, ये हमको समझना है, इंपॉर्टेंट बात है। और ये किसके थ्रू डिफाइंड है, टाइप डेफ के थ्रू। मतलब इट्स अलाइज, एक्चुअल में वो साइज अनसाइंड इंट है, क्लियर। या तो लॉन्ग लॉन्ग के साथ डिफाइन कर दो, दोनों ऑप्शन है जो अपने को यूज़ करना हो। तो ये कॉमन यही है, साइज अंडरस्कोर टी वो खुद कंपाइलर डिसाइड करेगा अकॉर्डिंग टू कि वो 32 बिट का है कि 64 बिट का है, क्लियर। उसके अकॉर्डिंग इसकी लिमिट आ जाएगी कि मैं कितने साइज कितनी मेमोरी वन टाइम में डिमांड कर सकता हूँ मेलॉक फंक्शन के थ्रू, क्लियर। तो एग्जाम्पल अगर लिखें तो यहाँ पर एक बात समझ में आ गई, मेलॉक और एक साइज हमने भेज दी। मतलब मैं कभी यहाँ लिख दूँ, मुझे सपोज एक इंटीजर वेरिएबल के लिए मेमोरी क्रिएट करना, सिंगल इंटीजर के लिए, तो मैंने पॉइंटर तो ले लिया इंट स्टार ptr, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब भी डायनामिकली कोई एड्रेस क्रिएट होगा, क्लियर, तो वो एक पॉइंटर वेरिएबल उसको रिसीव करेगा यहाँ पर। अब जब पॉइंटर इसको रिसीव करेगा तो ptr मैनेज कैसे करेगा, अगर मैं यहाँ लिख दूँ ptr असाइंस मेलॉक, और या तो मैं लिख दूँ सीधे 4 बाइट, ये भी सही है, 4 में डायरेक्टली असाइन कर सकता हूँ यहाँ पर। और आपको लगता है कि जेनरिक डेटा टाइप के हिसाब से चलना है तो आप लिख दो साइज ऑफ
इंट, इससे फ़ायदा क्या होगा, मैं कोई भी डेटा टाइप यूज़ कर पाऊँगा यहाँ पर, इंट, लॉन्ग, डबल, कैर। कल जाके कोई स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम में काम करेंगे हम, इनम के लिए तो मेमोरी की चिंता नहीं है। क्लियर। तो ये साइज ऑफ इंट का रोल समझ में आ रहा है क्या है। साइज ऑफ इंट क्या रिटर्न करेगा, 4। अब जब ये 4 बाइट का एक ब्लॉक क्रिएट करेगा, 1000 से 1004 ले लिया हमने। अब इस 1000 को स्टोर किसने करा, पीटीआर ने। क्लियर। इसका कुछ और एड्रेस है 3000 और पीटीआर को मुझे देना है 1000, लेकिन ये अभी असाइन नहीं होगा, ये सिंटेक्स एरर देगा। सिंटेक्स एरर क्यों देगा, ये एरर देगा के नॉट कन्वर्ट वॉइड स्टार टू इंट स्टार, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप देखो क्या है, वॉइड स्टार। इट्स ए जेनेरिक पॉइंटर। जेनेरिक पॉइंटर खुद कुछ भी पॉइंटर को स्टोर डायरेक्टली कर सकता है, लेकिन कोई और कंटेनर इस जेनेरिक पॉइंटर को स्टोर नहीं कर सकता, तो डायरेक्टली ये असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर एरर आएगी के नॉट कन्वर्ट वॉइड स्टार टू इंट स्टार। जब एरर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कुछ टाइप कास्टिंग का इशू है। अब टाइप कास्टिंग का इशू है, इसका मतलब क्या हुआ, इस मेलॉक फंक्शन के साथ में हम क्या इंपॉर्टेंट स्टेप लेंगे। अब यहाँ पर आपको टाइप कास्ट करना पड़ेगा इसको इंट स्टार के साथ में फोर्सफुली। अरे डिफ़ॉल्ट अगर वॉइड स्टार लेफ्ट में होता और यहाँ से मैं इंटीरियर स्टार पास करूँगा तो वो सीधे जेनरिक पॉइंटर उसको रिसीव कर लेगा विदाउट एनी कन्वर्जन, विदाउट एनी टाइप कास्टिंग, दैट इज इम्प्लिसिट कन्वर्जन। क्लियर। तो यहाँ पर फोर्सफुली मुझे चूंकि लेफ्ट साइड में मैं चाह रहा हूँ कि 4 बाइट में मैं एक इंटीरियर स्टोर करूँ, तो फिर इंट स्टार में इसकी कास्टिंग करेंगे एंड दिस पीटीआर विल रिसीव दिस एड्रेस। अब ये कंप्लीट सिंटेक्स होगा इसका मेलॉक का प्रॉपर सिंटेक्स। अब मेलॉक से मेमोरी आ गई और 1000 आफ्टर कास्टिंग, आफ्टर टाइप कास्टिंग, ये इंट स्टार की कास्टिंग के बाद ये पीटीआर को स्टोर करेगा। क्लियर। अब अगर मुझे इस लोकेशन पे डेटा स्टोर करना हो तो सीधे वैल्यू दे दें यहाँ पर स्टार पीटीआर असाइंस 44, तो 44 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अब इसका नाम नहीं है ABCXYZ, इसके पहले जो पॉइंटर हमने पढ़ा है कि हम ए का एड्रेस उठा के दे रहे हैं, एक्स का एड्रेस उठा के दे रहे हैं, ये पढ़ते आ रहे हैं। पॉइंटर तो पढ़ा हमने अच्छा खासा, पर सब कुछ स्टैटिक मेमोरी को हैंडल करने के लिए पढ़ा है। डायनामिक के लिए तो प्योर और प्योर पॉइंटर की नीड होगी। तो ये टाइप कास्टिंग के बाद आपको समझ में आ गया क्या किया। इसको मैं स्कैनएफ के साथ भी लिख सकता था, ये आप चाहते हो जेनरिक हो जाए तो अब सीधे क्या लिख दूंगा, पीटीआर। दोस्तों याद करो, जब मैं ए वेरिएबल लेता था तो स्कैनएफ में हम लिखते थे एड्रेस ऑफ ए। समझना बात को आप, एड्रेस ऑफ ए लिखते थे हम, क्यों, ताकि जैसे ही मैं कोई डेटा दूं, जैसे सपोज मैंने कोई 40 वैल्यू दी तो ये ए के किसी एड्रेस पे जाके स्टोर हो जाए। समझ में आ रही बात। एड्रेस ऑफ ए क्यों लिखते थे अपन, कि एड्रेस ऑफ ए मीन्स 1000, तो सीधे कोई डेटा दिया वो उस एड्रेस पे जाके स्टोर हो जाए। अब पीटीआर इटसेल्फ इज एड्रेस, अरे पीटीआर तो खुद ही 1000 है, तो नाउ देर इज नो नीड टू राइट दिस M%, क्योंकि M% लिखेंगे तो 3000 हो जाएगा। तो वहाँ तो वो तो पॉइंटर है, वो नॉर्मल इंटीरियर स्टोर नहीं करेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है। क्लियर। ये तरीका या तो मैं इस तरह से स्टार पीटीआर के थ्रू असाइन कर दूं, और या फिर स्कैनएफ के थ्रू ये डेटा असाइन कर दिया हमने यहाँ पर। समझ में आ रही बात। ऐसा करने से जो कीबोर्ड से वैल्यू देंगे, सपोज 44 मैंने कीबोर्ड से दिया तो यहाँ 44 स्टोर हो जाएगा। ये मेलॉक का बेसिक सिंटेक्स है। हम यहाँ साइज ऑफ फ्लोट दे देंगे, फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर कर लेगा %f। यहाँ फ्लोट स्टार में कास्टिंग करना पड़ेगी, पॉइंटर को फ्लोट स्टार का लेना पड़ेगा अपने को। क्लियर। समझ में आ रहा है केस पूरा। इसका एडवांटेज क्या है, कल अगर मुझे किसी स्ट्रक्चर के लिए मेमोरी क्रिएट करना होगी तो क्या करेंगे हम,
हमने लिख दिया स्ट्रक्ट स्टूडेंट या नॉर्मल लिख दिया अभी स्ट्रक्ट टेस्ट। अब इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, हमारे पास इंट भी है और एक डबल वेरिएबल लिया हुआ हमने यहाँ पर 8 बाइट। अगर जीसीसी कंपाइलर के हिसाब से बात करें तो 4 और 8 12 बाइट। अब 12 बाइट के लिए स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट करूंगा तो स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट होगा, और मेलॉक से बनाएंगे तो क्या हो गया, पहले तो आपको पॉइंटर डिक्लेयर करना पड़ेगा, पीटीआर क्लियर, एक पीटीआर डिक्लेयर हो गया किसी एड्रेस पे। अब अगर मुझे डायनामिकली स्ट्रक्चर के लिए मेमोरी लाना है तो फिर टाइप कास्टिंग क्या होगी, याद करो। अरे जो टाइप आपके स्ट्रक्चर का होगा वो लिखना पड़ेगा यहाँ पर, याद करो। ये सब कंसेप्ट लिंक लिस्ट में आएंगे, डीएसए, स्टैक, क्यूज, लिंक लिस्ट, ट्रीज। तो जो भी डेटा टाइप बनाओगे, स्ट्रक्ट नोड स्टार, स्टैक स्टार, क्यू स्टार, जिस टाइप का डेटा मुझे मेंटेन करना होगा अकॉर्डिंगली मैं टाइप कास्टिंग करूँगा। तो जो टाइप स्टार पीटीआर का था उसी से टाइप कास्टिंग कर दी हमने, कोई बड़ा काम नहीं है। जिस टाइप के डेटा के लिए मेमोरी रिजर्व कर रहे हैं उसी से मैचिंग मुझे पॉइंटर को टाइप कास्ट करना है। क्लियर, ये आ जाएगा मेलॉक और ये हो जाएगा साइज ऑफ, और साइज ऑफ के साथ क्या आ गया यहाँ पर, अब स्ट्रक्ट टेस्ट। अभी स्ट्रक्ट टेस्ट साइज ऑफ लिखा ना मैंने यहाँ पर, तो इसने 8 और 4 12 दे दी वैल्यू। साइज ऑफ ये एक पॉजिटिव इंटीजर होगा हमेशा, साइज अंडरस्कोर टी जो है वो पॉजिटिव अनसाइंड इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर, तो ये 12 देगा मेलॉक, ये 12 बाइट की मेमोरी क्रिएट करी। हंड्रेड 4 112। अब ये 12 बाइट तो नॉर्मल है, यहाँ आते आते तो उसको पता ही नहीं कि यहाँ कौन सा डेटा स्टोर होगा। अरे डायनामिकली 12 बाइट्स की मेमोरी आ गई, पर ये क्लियर नहीं कि यहाँ पर डेटा कौन सा स्टोर करेंगे। जैसे ही मैं टाइप कास्ट करूँगा, टाइप कास्टिंग के बाद इसकी मेमोरी की मैपिंग इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हो जाएगी। तो ये क्लियर हो जाएगा कि पहली 4 बाइट तो इंटीजर स्टोर होगा, बची हुई 8 बाइट में कोई फ्लोटिंग वैल्यू आएगी, पॉइंट वाली वैल्यू आएगी डबल के साथ, तब ये पीटीआर इसको होल्ड करेगा 100 को टाइप कास्टिंग के बाद। क्लियर दोस्तों, जब मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होता है मेलॉक के थ्रू, क्रिएशन के समय उसको नहीं पता यहाँ डेटा कौन सा स्टोर होगा, क्योंकि वो तो डायनामिक रिक्वेस्ट है पूरी एक। जब मेमोरी क्रिएट हो गई, टाइप कास्टिंग पे पता लगता है कि ये जो 10 बाइट 20 बाइट 50 बाइट मैंने डिमांड की है, यहाँ मैं किस टाइप का डेटा स्टोर करूँगा। तो टाइप कास्टिंग से तुरंत डिसाइड हो जाएगा। अरे मैं यहाँ भले ही साइज ऑफ स्ट्रक्ट टेस्ट लिख दूँ अभी, और यहाँ लिख दो इंट स्टार, तो ये 4 बाइट के 3 ब्लॉक बना देगा, 104 108 112। भले यहाँ कुछ भी लिखो इससे मतलब नहीं है, क्योंकि साइज ऑफ ने तो सिर्फ एक वैल्यू दी है न्यूमेरिक 12। यहाँ आप उसको इंट स्टार, फ्लोट स्टार जिसमें कास्ट करोगे उसमें हो जाएगा। वो जैसा मैं डेटा स्टोर करना चाहता हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे टाइप कास्टिंग कर सकता हूँ। क्लियर, टाइप कास्टिंग क्यों जरूरी समझ में आ गया, क्योंकि उसका जो रिटर्न टाइप है मेलॉक का, इट विल रिटर्न वन जेनरिक पॉइंटर, ताकि आप जो चाहो वो डेटा यहाँ पे स्टोर कर पाओ। क्लियर, तो फिर हम अपनी डिमांड अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टाइप कास्टिंग करेंगे। क्लियर, अब यहाँ ध्यान रखना, अब ये पॉइंटर नॉर्मल नहीं है। अब चूंकि पॉइंटर किसी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को पॉइंट कर रहा है, तो याद करो, अरे पीछे तो पॉइंटर एक सिंगल मेमोरी को पॉइंट कर रहा था अभी, तो मैं डी रेफरेंसिंग के लिए स्टार पीटीआर लगा, और स्कैनएफ के बाद भी अगर प्रिंटएफ लगाओगे तो स्टार पीटीआर लगा के काम करोगे। क्यों, क्योंकि पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू द स्टैंडर्ड टाइप इंट स्टार। क्लियर, और यहाँ क्या हो गया देखो आप, दिस पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू स्ट्रक्ट टेस्ट एंड दैट इज वन यूजर डिफाइंड डेफिनेशन। तो पॉइंटर जब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को पॉइंट करता है तो फिर डेटा रीड कैसे होगा,
PTR एरो X, PTR एरो Y, दिस विल बी द वे जो कि लिंक लिस्ट में पूरी DSA की प्रोग्रामिंग में हम लोग यूज़ करेंगे आगे। एरो ऑपरेटर, पॉइंटर वेरिएबल एरो और स्ट्रक्चर के एलिमेंट आ जाएंगे, कोड नेम जो भी यूज़ करोगे आप, जैसा भी स्ट्रक्चर आपको यूज़ करना हो वो तरीका यहाँ पे अप्लाई होगा। भाई यही चेंज है, बाकी तो प्रोग्रामिंग सब कुछ सिमिलर है, सारे पैटर्न हमने देखे हुए हैं। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहा है? मैंने स्टैंडर्ड इंटीजर फ्लोट के बारे में बता दिया आपको। मेलॉक के साथ में दूसरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अगर मैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप यूज़ करूँगा तो ही मेलॉक का यूज़ कर सकता हूँ। अब मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेता हूँ यहाँ पर जो 2 इंटीजर को ऐड कर ले, नॉर्मल इंटीजर को डायनामिकली क्रिएट करें और स्टोर करें। तो देख लेते हैं छोटा सा एडिशन का प्रोग्राम। इंट स्टार PTR1 PTR2 और रिजल्ट भी हम डायनामिक में रख लें, सब कुछ पूरी मेमोरी डायनामिक। क्या कर लें अपन यहाँ पर, PTR1 असाइंस क्या हो जाए, इंट स्टार मेलॉक और साइज ऑफ इंट। सेम लाइन में डिक्लेयर कर दूं PTR2 के लिए, सेम लाइन कोई डिफरेंस नहीं है, 3 इंटीजर के लिए डायनामिकली मेमोरी क्रिएट करी, ये अलग अलग रिक्वेस्ट है। और ये PTR1 यहाँ हमको देना है 1000 एक एड्रेस इस असाइनमेंट के बाद। यहाँ हमको देना है PTR2, ये अलग अलग एड्रेसेस है सभी के। यहाँ 2000 स्टोर्ड है, यहाँ पर ये अभी तक जो हमने किया उसका मीनिंग है। 3 पॉइंटर क्रिएट करे, मेलॉक के थ्रू मेमोरी की डिमांड करी, टाइप कास्टिंग के बाद तीनों का एड्रेस असाइन हो गया। अब आप डेटा रीड और राइट कर लो, तो इससे कोई प्रोग्राम को आप डायनामिकली बना सकते हो। एंटर फर्स्ट नंबर, %d और सीधे क्या बोल दिया PTR1 M% की नीड ही नहीं है। 1000 पर डेटा स्टोर करो PTR1 मतलब, तो ये हमने 22 एक वैल्यू दे दी यहाँ पर। सिमिलर हमने सेकेंड नंबर स्टोर कर लिया, PTR2 एक वैल्यू दे दी 30। अब PTR1 PTR2 के पास डेटा आ गया, अरे एंटर सेकेंड नंबर। और सिंपल है, बस ये छोटा सा आपको देखना था कि सीधे मुझे रीड राइट कैसे करना है जेनरिक वे में। अब मैं लिख दूंगा यहाँ पे स्टार PTR3 असाइंस। अब ये मुझे समझाने की नीड भी नहीं मेरे हिसाब से, स्टार PTR1 प्लस स्टार PTR2। अरे पॉइंटर को तो हम हर लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी पे यूज़ कर चुके हैं। तो स्टार PTR1 प्लस स्टार PTR2, वैल्यू एट 1000 मतलब 22, वैल्यू एट 2000 मतलब 30, 22 प्लस 30 52, 52 इज असाइन टू स्टार PTR3, तो ये 52 यहाँ असाइन हो गया। नाउ यू कैन प्रिंट द रिजल्ट, जनरलाइज हो गया।
एडिशन इज परसेंटेज डी। और प्रिंटिंग कैसे करोगे आप, स्टार PTR 3 और रिटर्न 0। सब कुछ वैसे ही, ये कुछ भी नहीं है कोडिंग में। डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट का बिल्कुल बेसिक अप्रोच है। चूंकि मेलॉक सिंगल एलिमेंट के लिए मेमोरी रिजर्व करता है, तो मैंने सिंगल वाला ही केस लिया है। अभी मैं यहाँ लिख दूंगा 5 मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ इंट, तो ये 5 इंटीजर मेंटेन कर लेगा। 5 × 4 20 बाइट की मेमोरी आएगी। टाइप कास्टिंग के बाद वो डायनामिक अरे ये सब बिहेव करेगा। पर उसके लिए प्रेफरेंस हमारी क्या होना चाहिए, केलॉग। काम मेलॉक से भी कर सकते हैं, वही वाले सारे जो 2 पैरामीटर केलॉग को भेजना पड़ते हैं, उसमें एक ही पास करना पड़ेगा अपने को। तो मल्टीप्लाई करके हम लोग मेमोरी बढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं यहाँ पर कितने की डिमांड है हमको। तो ये मेलॉक के थ्रू हमने काम किया। इसके बाद एक फंक्शन होता है दोस्तों, फ्री फंक्शन। बहुत छोटा फंक्शन है, इधर लिख देता हूं मैं पास में ही। ये लिख चुके अपन, फ्री फंक्शन यूज होता है डायनामिकली मेमोरी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। जो रन टाइम पर जो मैंने मेमोरी क्रिएट करी है, उसी मेमोरी को फ्री फंक्शन के थ्रू डिस्ट्रॉय करेंगे। तो इसका प्रोटोटाइप देखो आप थोड़ा, वॉइड फ्री, और यहां आता है वॉइड स्टार। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों ये। वॉइड स्टार से मतलब क्या हो गया, ये जेनरिक पॉइंटर है, इसको आप चाहो तो इंट स्टार दे दो, केयर स्टार दे दो, स्ट्रक्ट स्टूडेंट स्टार दे दो, ये सबको डायरेक्टली रिसीव कर लेगा विदाउट एनी कन्वर्जन, विदाउट एनी कास्टिंग। दैट इज ए इम्प्लिसिट कन्वर्जन, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि वॉइड स्टार को नॉर्मल पॉइंटर स्टोर नहीं करेगा, लेकिन वॉइड स्टार दुनिया के सारे पॉइंटर को, क्लियर, सारे पॉइंटर टाइप को डायरेक्टली असाइन कर सकता है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हो गया, बहुत आसान हो गया। क्या लिख देंगे, फ्री और PTR। छोटा सा काम है। जो मेमोरी एरिया हमने क्रिएट करा है डायनामिकली, उसको फ्री फंक्शन क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा फंक्शन फिनिश होने से पहले। क्योंकि जो भी पॉइंटर है, जैसे ये स्टैटिकली क्रिएट हुआ है PTR, और ये मेमोरी ब्लॉक डायनामिकली क्रिएट हुआ है। तो जैसे मैं यहाँ लिख दूंगा फ्री PTR, फ्री PTR लिखते ही क्या हो गया, ये मेमोरी एरिया जो डायनामिकली क्रिएट हुआ था, ये डिस्ट्रॉय हो गया। और ये PTR तो जब आप प्रोग्राम से बाहर निकलोगे, मेन से बाहर आओगे, किसी फंक्शन से बाहर आओगे, ये मेमोरी ब्लॉक ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है केस। तो फ्री फंक्शन कितना सिंपल है, इसका सिंटेक्स पता होना चाहिए। इंटरव्यू के अंदर हॉट फेवरेट क्वेश्चन रहते हैं इसके, कि जेनरिक पॉइंटर क्या है, वॉइड पॉइंटर्स क्या है, क्लियर, नल पॉइंटर का क्या रोल है। क्योंकि ये तो या तो एड्रेस रिटर्न करेगा इसको, और अगर कोई मेमोरी ब्लॉक क्रिएट नहीं हुआ किसी रीजन से, तो फिर ये इसको रिटर्न करता है नल। दोस्तों नल भी डिफाइंड कांस्टेंट है, इसको इस तरह से डिफाइन करा हुआ है, हैज डिफाइन कैपिटल नल और ये 0, ये ध्यान रखना आप हमेशा। तो ये मेलॉक केलॉग जितने फंक्शन है, या तो ये स्पेसिफाइड एड्रेस रिटर्न करेंगे 100, 1000, और अगर प्रॉपर मेमोरी ब्लॉक क्रिएट नहीं हुआ तो फिर ये रिटर्न करेगा नल। ये नल हमेशा कैपिटल में लिखाएगा C और C++ में, और इसका इंटरनल मीनिंग ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, हैज डिफाइन नल 0। तो DSA की पूरी इम्प्लीमेंटेशन में, पूरी प्रोग्रामिंग में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। तो ये एक तरीके से हम DSA का बेस ही बना रहे हैं पूरा। जो लोग इस चैनल पे प्रॉपरली चीज़ों को समझ रहे हैं, उनके लिए आगे DSA बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्लियर, शुरू करूँगा मैं एक सेपरेट सीरीज डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पर। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रही बात, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है क्या है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आपको नल वाली बात एक तो समझ में आना जरूरी है। मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होगा तो जो एड्रेस आ रहा है वो आएगा, अदरवाइज यहाँ पे 100 की है क्या आ जाएगा, नल।
क्लियर। तो फिर ये जो प्रोग्राम हमने बनाया था अभी, इस प्रोग्राम में क्या करोगे, इसमें तीनों की लाइन आपको लिखना पड़ेगी। यहाँ पर फ्री ptr1, फ्री, ये कैपिटल नहीं स्मॉल है, फंक्शन है, फ्री ptr2, फ्री ptr3। ये प्रोग्रामर की जिम्मेदारी है। अगर हम डायनामिक मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं तो उसको याद से रिलीज करें प्रोग्राम फिनिश होने के से पहले। तो ये रिटर्न 0 के पहले ये काम करना है, तीनों को फ्री करो, क्योंकि रिटर्न के बाद लिखोगे तो पहले ही रिटर्न हो गया। फिर ये सिस्टम को अच्छी खासे एफर्ट्स करना पड़ते हैं। जो मेमोरी ब्लॉक आपने बना बना के छोड़ दिए उनका मैनेजमेंट कौन करेगा। तो C++ में अभी शुरुआत के वर्जन में CPP में लिमिटेशन है। अब जितनी बाकी लैंग्वेज में आपने सुना होगा, जावा में, पाइथन में, C# में, एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म आती है गार्बेज कलेक्शन, ताकि रन टाइम पर इस मेमोरी को मैनेज कर पाएँ। क्लियर। तो C++ में अभी तो हमको सब कुछ खुद को करना है, खुद डायनामिकली मेमोरी क्रिएट करो, फिर उसको रन टाइम पर रिलीज़ करो। क्लियर। ये छोटी सी चिंता आपको करना है। तो मैंने मेलॉक और फ्री दोनों फंक्शन डिस्कस किए, प्रोग्राम डिस्कस कर लिया। इसी प्रोग्राम से मैं मल्टीपल एलिमेंट के लिए मेमोरी दे सकता था, पर आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि मेलॉक जो है वो सिंगल मेमोरी ब्लॉक, सिंगल मेमोरी वेरिएबल के लिए यूज़ होगा। क्लियर। केलॉग का यूज़ हम करेंगे मल्टीपल वेरिएबल्स के लिए। डायनामिक अरे अगर बनाना है तो बना मेलॉक से भी सकते हैं, पर प्रेफरेबल वो किससे, केलॉग से। दिस इज़ फॉर कंटीजियस अलोकेशन। तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे केलॉग और रीअलॉक की। मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको ठीक लगा होगा, कॉन्सेप्ट ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स के बीच में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपको कि डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, किस तरीके से स्टैटिक, स्टैंडर्ड और यूज़र डिफाइंड दोनों टाइप को अगर पॉइंटर पॉइंट करता है तो स्टार और एरो के कंसेप्ट को लेके आपको कितनी क्लियरिटी है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।